हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। व्हाट्सएप स्टेटस पर हरी झंडी, मुस्लिम लड़के को शरपसंदों ने तिलक लगा दिया। व्हाट्सएप स्टेटस पर हरी झंडी लगाने पर एतराज करते हुए शरपसंदों ने 15 साल मुस्लिम लड़के को मंदिर में ले जाकर बरहमी का इजहार किया, इसकी सरजनिश की और इसके सर पर तिलक लगा दिया। यह अफसोसनाक वाकया निर्मल जिले के जोला के गांव में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 10th क्लास में पढ़ने वाले लड़के ने चंद दिन पहले ये स्टेटस लगाया था। इस स्टेटस को डाउनलोड करते हुए मुकामी शरपसंदों ने इसको निशाना बनाया। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए पूछा कि लड़के का ताल्लुक भैंसा से है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है। शरपसंदों की इस हरकत पर लड़का खौफजदा हो गया। इस गांव में मुसलमानों के सिर्फ 3 मकानात हैं। इस वाक़े की इत्तला पुलिस को दी गई। इस वाक़े का वीडियो वायरल हो गया। बीआरएस के मजीद 2 लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बीआरएस पार्टी ने मजीद 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिनमें हाल ही में बीएसपी से बीआरएस पार्टी में शामिल होने वाले आरएस प्रवीण कुमार भी शामिल हैं। बीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव ने हल्के लोकसभा मेदक से साबिक आईएएस ऑफिसर और रुकने काउंसिल वेंकट राम रेड्डी को टिकट दिया है, जबकि हल्के नागर कर्नूल से साबिक आईपीएस ऑफिसर आरएस प्रवीण कुमार शामिल हैं। इस तरह बीआरएस पार्टी ने अब तक 17 के मिन जुमला 13 लोकसभा सीटों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। डी नागेंद्र सिकंदराबाद लोकसभा हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार। कांग्रेस के मजीद 5 उम्मीदवारों का ऐलान। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात के लिए मजीद 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिनमें सिकंदराबाद लोकसभा हल्के से खैरताबाद के रुकन असेंबली डी नागेंद्र भी शामिल हैं, जो जारी हफ्ते बीआरएस पार्टी से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। इसके अलावा पेद्दापल्ली लोकसभा से गुडम वंशी, चेवड़ला से बीआरएस के मौजूदा रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी और मलकाजगिरी से सुनीता महेंदर रेड्डी और नागर कर्नूल लोकसभा से मल्लू रवि को उम्मीदवार बनाया गया है। फैंसी नंबर प्लेट से महकमा ट्रांसपोर्ट को 5 दिनों में 5 करोड़ रुपए की आमदनी। फैंसी नंबर प्लेट से महकमा ट्रांसपोर्ट को गुज़िश्ता 5 दिनों में 5 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। इस महीने की 15 तारीख से गाड़ियों के नंबर प्लेट्स टीएस से टीजी में तब्दील कर दिए गए हैं। फैंसी नंबर प्लेट्स के जरिए हैदराबाद को सबसे ज्यादा 2 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। फैंसी नंबरात के सिलसिले में रोज बरोज आवाम में जुनून बढ़ता जा रहा है। सालगिरह, शादी की सालगिरह, लकी नंबर, फैंसी नंबरात को समझते हुए इनको हासिल किया जा रहा है। एक नंबर की बोली तकरीबन 1 लाख रुपए तक दी जा रही है। ज्यादा से ज्यादा बोली देते हुए इस तरह के फैंसी नंबरात के शौकीन अफराद इसको हासिल कर रहे हैं। महकमे ट्रांसपोर्ट के अहदेदार रमेश ने कहा कि गाड़ी के नंबर 001 से बाज़ अफराद में ये एहसास पाया जाता है कि वो नंबर 1 हैं। इस तरह के नंबर के शौकीन अफराद की कमी नहीं है। इसकी मुकर्ररा फीस 50,000 रुपये थी। इसकी बोली के लिए 2 घंटे का वक्त मुकर्रर था। ऑनलाइन बोली ज़्यादा देने वाले को ही ये नंबर अलॉट किया गया। हज अखराजात की दूसरी किस्त जमा कराने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई। मौलाना सैयद अफजल बियाबानी खुसरो पाशा सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने आज़मीन हज को मुतल्ला किया है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2024 के लिए दूसरी किस्त 1,70,000 जमा कराने की आखिरी तारीख में 28 मार्च तक तोसी की है। उन्होंने हज कमेटी ऑफ इंडिया के हवाले से बताया कि मुल्क भर में तकरीबन 4,886 आज़मीन हज ने मज़कूरा रकम की दूसरी किस्त जमा नहीं करवाई है, इसलिए इन्हें हज की बाकी रकम के तौर पर दूसरी किस्त जमा करवाने के लिए 28 मार्च तक सहूलत दी गई है। हज कमेटी .gov.in पर फराहम करदा सहूलतों के जरिए ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीक़ेकार के तहत यह रकम अदा की जा सकती है। हर कवर नंबर पर यूनिक बैंक रेफरेंस नंबर फराहम किया गया है, जिसका डिपॉजिट की रसीद पर हवाला दिया जाना चाहिए। सदर नशीन रियासती हज कमेटी ने आज़मीन हज से ख्वाहिश की है कि वो हज की बाकी रकम की दूसरी किस्त आखिरी तारीख तक जमा करवा दें, वरना हज के लिए इनका आर्जी इंतखाब मनसूख हो जाएगा। तेलंगाना के लिए पानी जारी करने कर्नाटक का तयक्कुन। कर्नाटक के महकमा आबपाशी के सेक्रेटरी ने तेलंगाना को पानी की इजराई से मुताल्लिक़ खुसूसी ख्वाहिश पर मुस्बित रद्दअमल का इजहार करते हुए यकीन दिलाया कि उनकी रियासत पानी की किल्लत से निपटने के लिए मुमकिन ताउन करेगी। सेक्रेटरी महकमा आबपाशी कर्नाटक ने कहा कि तेलंगाना से 6 TMC की इजराई की ख्वाहिश की है और कर्नाटक मुमकिन तौर पर पानी जारी करेगी। अलमाटी और नारायणपुर डैम्स में कर्नाटक के पास 65 TMC पानी दस्तियाब है। कर्नाटक ने 2019 और इससे पहले भी तेलंगाना की पानी की इजराई में मदद की थी। तेलंगाना के हुक्काम का दावा है कि रियासत मई के पहले हफ्ते तक तमाम शहरी इलाकों बशमूल दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में पीने के पानी की ज़रूरियात की तकमील कर सकती है। हुकूमत ने आबी मिशन पर रियासती वज़रा को बेंगलुरु रवाना करने का मंसूबा बनाया था, लेकिन इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज की वजह से इस मंसूबे को मुलतवी कर दिया गया। बच्चों में लाल बुखार की वबा उरूज पर, वालिदैन चौकस रहें, फौरी डॉक्टर से रुजू करने का मशवरा। हाल ही हफ्तों में हैदराबाद में बच्चों को लाल बुखार की वबा में इजाफा हो गया है। ये बुखार से ज़्यादातर बच्चे जिनकी उम्र 5 से 15 साल हैं ज़्यादा मुतासिर होते हैं। डॉक्टर्स ने वालिदैन को मशवरा दिया है कि वो बच्चों में इस बुखार की अलामत देखते ही घरेलू टोटकों के बजाय डॉक्टर से रुजू करें। लाल बुखार की अलामत में हलक में शदीद दर्द और तेज़ बुखार शामिल हैं। इसके नतीजे में जिल्द पर खारिश के असरात भी दिखाई देते हैं। शुरू में ये हाथों पर होते हैं और फिर सारे जिस्म पर फैल जाते हैं, जिनमें पेट, जिस्म और
चेहरा भी शामिल होता है। इसके अलावा मुतासरा बच्चों की जबानों पर छोटे छोटे लाल धब्बे भी दिखाई देते हैं। डॉक्टर साकिता रेड्डी मारूफ जनरल फिजिशियन ने बताया कि इस वबा में सबसे अहम बात यह है कि पेशावर माहिर डॉक्टर की खिदमत हासिल की जाए। फौरी तौर पर एंटीबॉडीज के जरिए इलाज अहमियत का हामिल है। अगर फौरी इलाज पर तवज्जो ना दी जाए तो शदीद पेचीदगियां जैसे अमराज क़ल्ब और शिकस्त आसाबी का भी सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वालिदैन इस मामले में चौकसी बरतें। वालिदैन पर जोर दिया गया है कि वो फौरी माहिर डॉक्टर से रुजू करें और इलाज पर तवज्जो दें। बुखार की मोहलत और इसकी अलामत 10 दिन तक भी दिखाई दे सकती हैं। इलाज पर इब्तिदाई चंद दिन में ही काबिल लिहाज बेहतरी महसूस की जा सकती है। तेलंगाना की 96% आबादी गोश्त खोर। तेलंगाना में कोई भी दावत, तकरीब और प्रोग्राम क्यों ना हो, दावत के मेनू में नॉन वेज, मटन या चिकन या दोनों होना ज़रूरी हो गया है। ज़्यादातर लोग तेलंगाना में नॉन वेज खा रहे हैं। इसके बगैर हलक से निवाला नहीं उतर रहा है। स्टेटस ऑफ इंडिया की तैयार करदा ताज़ा तरीन रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि तेलंगाना की 96% आबादी गोश्त खोर है। मुल्क में औसतन हर 100 अफराद में 70 अफराद नॉन वेजिटेरियन हैं, जबकि तेलुगु रियासतों में सिर्फ 4% अफराद सब्जी खोर हैं। बाकी 96 अफराद गोश्त खाने को तरजीह देते हैं। स्टेटस ऑफ इंडिया या इदारे ने मुल्क भर की तमाम रियासतों में गोश्त की खरीदारी, गोश्त की मसनूआत, खाने की आदत और सब्जी खोरों के बारे में मालूमात हासिल की है। इस सिलसिले में 18 से 49 साल उम्र के मर्दों और खवातीन के साथ एक सर्वे किया गया तो यह वाज़ेह हुआ कि 96% तेलुगु अवाम गोश्त खोर हैं। तेलंगाना में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में गोश्त खोरों की तादाद में 5% का इजाफा हुआ। हिंदुस्तान की इदाद शुमार कौमी खानदान और सेहत के मुताल्ले को एक म्यार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए यह सर्वे किया गया। इस रिपोर्ट से पता चला है कि दोनों तेलुगु रियासतों में गोश्त खाने वालों की तादाद कौमी औसत से 20% ज़्यादा है। मुल्क में गोश्त की खपत में हर साल इजाफा हो रहा है। साल 2015-16 में 74% गोश्त खोर थे। साल 2019 से 21 के दौरान इसमें 4% का इजाफा हुआ। इस हिसाब से गुज़िश्ता 3 साल में गोश्त खोरों की तादाद में 5 से 8% का इजाफा हुआ। अंदाजा लगाया गया है कि मुल्क भर में औसतन 77% लोग चिकन, मटन, मछली और दीगर गोश्त खाते हैं। तेलुगु रियासतों में यह तादाद 96% है। गोश्त खाने वाली खवातीन की तादाद मर्दों के मुकाबले में नुमाया तौर पर कमी हो रही है। हफ्ते में एक दिन भी गोश्त ना खाने वाली खवातीन की तादाद 39% है। वहीं हफ्ते में कम से कम एक मरतबा गोश्त खाने वाले मर्दों की तादाद 49% है। ज़्यादातर लोग अपने खानों में गोश्त खाने को तरजीह देते हैं। तेलंगाना में बड़े अवामी सेहत बहरान का अंदेशा, एलर्जी में इजाफा मुमकिन। तेलंगाना में एक बड़े अवामी सेहत के बहरान के अंदेशे सर उभारने लगे हैं क्योंकि रियासत में कई मुकामात पर भारी तादाद में दरख्तों की कटवाई की जा रही है। कहा गया है कि खासतौर पर विकाराबाद में तकरीबन 12 लाख दरख्तों को काटा जा रहा है ताकि हिंदुस्तानी बहरिया के रडार मवासिलाती निज़ाम के लिए सहूलत हो सके। हुक्काम की जानिब से 12 लाख दरख्तों को काटने के फैसले पर अमल किया जा रहा है। ताहम इसके नतीजे में बड़े पैमाने पर पुलिन सुनामी के खदशे पैदा हो गए हैं क्योंकि इसकी राह में दरख्तों की रुकावट दूर होती जा रही है। इस सूरत हाल में सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं। तेलंगाना के शहरी इलाकों में इम्कान है कि मखसूस किस्म की आलूदगी में 200% इजाफा हो सकता है, जिसके नतीजे में जल्दी अमराज या एलर्जी के वाक़यात में इजाफा हो सकता है। कहा जा रहा है कि दरख्तों की कटाई के नतीजे में तेलंगाना में जानबूझकर या अनजाने में एलर्जी का शिकार होने वाले मरीजों की तादाद में 1 करोड़ का इजाफा हो सकता है। फेफड़ों के अमराज के माहिर डॉक्टर व्याकरणम नागेश्वर ने 12 लाख दरख्तों के काटे जाने के असरात पर एक तफसीली रिपोर्ट भी पेश की है। उन्होंने ये रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को पेश करते हुए सेहत पर होने वाले असरात को वाज़ेह किया है। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर दरख्तों की कटवाई के नतीजे में न सिर्फ माहौलियाती मसाइल पैदा होंगे बल्कि जल्दी अमराज और एलर्जी के मरीजों की तादाद में भी बेतहाशा इजाफा हो जाएगा और इस सूरत हाल पर काबू पाना हुक्काम के लिए मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर दरख्तों की कटवाई को रोका नहीं गया तो इसके तबाहकुन अवाक़िब हो सकते हैं। गैर मौसमी बारिश के मुतासरा किसानों को फी एकड़ 10,000 रुपये की इमदाद। रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव और हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियत और कमज़ोर तबक़ात मोहम्मद अली शब्बीर ने कामारेड्डी ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए गुज़िश्ता दिनों गैर मौसमी बारिश और जालाबारी के नतीजे में फसलों को भारी नुकसानात का जायज़ा लिया। रियासती वजीर ने किसानों को तयक़ुन दिया कि अहदेदारों के जरिए नुकसानात का जायज़ा लेने के बाद हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन इमदाद दी जाएगी। जोपल्ली कृष्णा राव ने भिगनूर मंडल के मूसापल्ली, जंगमपल्ली और दुमकोंडा इलाकों में खेतों में पहुँचकर किसानों से मुलाकात की। उन्होंने किसानों और ज़राई मजदूरों से नुकसानात के बारे में तफसीलात हासिल करते हुए कहा कि साबिक़ हुकूमत में किसानों की भलाई को फरामोश कर दिया गया था, लेकिन कांग्रेस मवाफ़िक़ किसान हुकूमत है। उन्होंने कहा कि गैर मौसमी बारिश के नतीजे में 6 से ज़ायद अज़ला में खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। जोपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि किसानों को फी एकड़ 10,000 रुपये इमदाद कीमत फराहम करने का हुकूमत ने फैसला किया है। कविता को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। शराब पॉलिसी से मुताल्लिक एक मामले में गिरफ्तार बीआरएस एमएलसी कविता को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने जुमे को कविता की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें दावा किया गया था कि इस मामले में उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कविता को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू करने का मशवरा दिया और इस सिलसिले में ईडी को नोटिस जारी की है। कविता के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत की तवज्जो दिलाई कि ईडी का रवैया और मौजूदा पेशरफ्त इंतहाई मायूस कुन है। उन्होंने कहा कि इन्हें इस केस में एक बार गवाह और दोबारा मुलजिम के तौर पर बुलाया गया।
कहा जाता है कि कविता के खिलाफ एक भी मजबूत सबूत नहीं है। बेंच ने वाज़ेह किया कि वो फिलहाल केस के मेरिट में नहीं जा रहे हैं। उनका कहना था कि वो जमानत नहीं दे सकते और इन्हें पहले निचली अदालत से रुजू करना होगा। बेंच ने कहा कि दरख्वास्त गुजार को ये आज़ादी है। ये इंकशाफ हुआ है कि चूंकि इस अर्जी में आइन की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक मसाइल उठाए गए हैं, इसीलिए इसे पहले से दायर विजय मदन लाल केस में शामिल किया जा रहा है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 67,000 के पार। जुमे को घरेलू सराफा बाजार में सोने की कीमत में इजाफे का रुझान है। मुल्क की कई सराफा मार्केटों में आज सोने की फी 10 ग्राम कीमत 500 रुपये से 600 रुपये तक बढ़ गई है। दिल्ली सराफा बाजार में चांदी 76,500 रुपये फी किलो की सतह पर तिजारत कर रही है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना 66,080 रुपये फी 10 ग्राम पर तिजारत कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 61,500 रुपये फी 10 ग्राम रिकॉर्ड की गई है। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह कर्नाटका, तेलंगाना और उड़ीसा के सराफा बाजारों में भी सोने की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इन तीनों रियासतों के दारुल हुकूमतों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में आज 24 कैरेट सोना 66,930 रुपये फी 10 ग्राम पर तिजारत कर रहा है। इन तीनों शहरों के सराफा बाजारों में 22 कैरेट सोना 61,350 रुपये फी 10 ग्राम की सतह पर फरोख्त हो रहा है। अरविंद केजरीवाल को 10 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजा गया। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट की खुसूसी जज कावेरी बावेजा ने दिल्ली एक्साइज घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को 10 दिन के लिए ईडी की तहवील में भेजा है। ईडी ने केजरीवाल को 10 दिन की हिरासत में भेजने का मुतालबा किया था। ईडी की तरफ से पेश हुए ASG SV राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल शराब पॉलिसी घोटाले के अहम साजिशी हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कारकुनों का जबरदस्त मुजाहरा। आम आदमी पार्टी के कारकुनों ने शराब घोटाले के मुबैना मामले में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जुमे के रोज पटना के इनकम टैक्स गोलंबर के करीब जबरदस्त एहतजाज किया। आप कारकुनों का एक ग्रुप इनकम टैक्स गोलंबर के रास्ते बीजेपी दफ्तर पर एहतजाज करने जा रहा था, लेकिन पुलिस ने इन्हें इनकम टैक्स गोलंबर में ही रोक दिया। धरने से खिताब करते हुए आम आदमी पार्टी के रियासती तर्जुमान बबलू प्रकाश ने कहा कि एक तरफ तो बीजेपी आइंदा लोकसभा इंतखाबात NDA के इत्तेहादियों की मदद से बराह रास्त लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ वो अपोजिशन से लड़ने के लिए बिलवास्ता तौर पर ईडी और CBI का गलत इस्तेमाल कर रही है। इस मौके पर रियासती मीडिया इंचार्ज राजेश सिन्हा, पटना वेस्ट इंचार्ज सुनील यादव, ईस्ट इंचार्ज बुद्धभूषण शर्मा और दीगर लीडरान मौजूद थे। मोदी मरकजी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रियंका गांधी ने कहा। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की जुमेरात की रात गिरफ्तारी पर रद्दमल जाहिर करते हुए कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सियासी इंतखाब के लिए मरकजी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। मोहतरमा वाड्रा, जो इस वक्त हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रह रही हैं, उन्होंने जुमे को यहाँ एक पोस्ट की और मिस्टर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मिस्टर केजरीवाल की गिरफ्तारी से जाहिर होता है कि लोकसभा इलेक्शन से पहले मिस्टर केजरीवाल को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है और ये गैर आईनी है। प्रियंका गांधी ने लिखा है कि इस तरह सियासत की सतह को कम करना ना तो वज़ीर आज़म और ना ही उनकी हुकूमत को सूट करता है। उन्होंने लिखा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी IT जैसी मरकजी एजेंसियों का तमाम सियासी जमातों और उनके लीडरों पर दबाव डालने के लिए गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात से पहले वज़ीर आला को जेल में डाला जा रहा है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि इस तरह का शर्मनाक वाक़या आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार देखने में आ रहा है। वाज़ेह है कि मोहतरमा वाड्रा इन दिनों शिमला के छाबरा में ज़ाती दौरे पर आई हैं। केजरीवाल का जेल से हुकूमत चलाना दिल्ली के अवाम, कानून और जमहूरियत की तौहीन, अनुराग ठाकुर ने कहा। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED के जरिए गिरफ्तार किए जाने के बाद अखलाकी बुनियादों पर इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल से हुकूमत चलाने की बात कह रहे हैं। वो दिल्ली के लोगों, कानून और जमहूरियत की तौहीन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बदकिस्मती की बात है कि एक सियासी जमात जो कांग्रेस की बदनुमानी पर बोलता था और सोनिया गांधी की गिरफ्तारी का मुतालबा करता था, इसने 9 समन के बाद भी ED के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। जुमे को मीडिया से बात करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल करोड़ों रुपए का घोटाला करते हैं और घर में बैठकर बदउनवान लीडरों को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। सबसे बड़े बदउनवान से अब जानना पड़ेगा कि कौन ईमानदार है और कौन बेईमान। अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले की हकीकत मुल्क के सामने आकर ही रहेगी। वक्त बदलेगा, इंसाफ मिलेगा। अखिलेश यादव ने सीतापुर जेल पहुंचकर आजम खान से की मुलाकात। एक तरफ लोकसभा इलेक्शन की सरगर्मियां उरूज पर हैं और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मुलाकात की है। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने इनसे मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत आजम खान के साथ नाइंसाफी कर रही है। इनके घर वालों को भी परेशान किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह गैर अखलाकी है। अखिलेश यादव ने आजम खान को देर से ही सही लेकिन इंसाफ मिलने की उम्मीद जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आजम खान को इंसाफ जरूर मिलेगा।
जाएगा। वक्त बदलता है, वक्त बड़ा ताकतवर होता है। आजम खान के साथ इंसाफ होगा। उन्होंने बीजेपी हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी ने झूठे मुकदमात का रिकॉर्ड बना दिया है, लेकिन आखिर में जीत सच्चाई की होती है। जुमे के रोज आजम खान से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर भी तस्करा किया। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी की सच्चाई बाहर आ गई है। अब पीडीए ही एनडीए को शिकस्त देगा। अवाम वोट डालने की तारीख का इंतजार कर रही है। बीजेपी की हुकूमत वज़ीर आला को जेल भेज रही है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड से उनकी सच्चाई बाहर आ गई है। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त वापस ले ली है। यानी आज सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की अर्जी पर कोई समाअत नहीं होगी। उनके वकील अभिषेक मनु संघवी ने कहा कि उनकी तहवील की समाअत ट्रायल कोर्ट में होनी है। ऐसे में हम यहां से अर्जी वापस ले रहे हैं। केरला और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर्स ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की मजम्मत की। शराब पॉलिसी मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी के जरिए दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का पूरी सियासी दुनिया में चर्चा हो रहा है। इस पर अपोजिशन जमातों के लीडरों के रद्दमल सामने आ रहे हैं। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के वक्त पर सवाल उठाया। विजयन का कहना है कि यह गिरफ्तारी ऐसे वक्त में हुई है जब आम इंतखाबात का अमल शुरू हो चुका है। बोलने वाले हर शख्स को जेल में डालना किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। यह इंतहाई काबिल मजम्मत है, जिस पर एहतजाज की जरूरत है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने कहा कि सिर्फ अपोजिशन को तहकीकात या गिरफ्तारी का सामना है। उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात से पहले शिकस्त के खौफ से बीजेपी हुकूमत ने हेमंत सोरेन के बाद दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके अपनी मायूसी का इजहार किया है। बीजेपी को अवाम के गुस्से के लिए तैयार रहना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को जुमेरात की शाम दिल्ली एक्साइज घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था। मुंबई गोरखपुर एक्सप्रेस के 2 कोचेस को लगी आग, वीडियो वायरल। रियासत महाराष्ट्र के नासिक स्टेशन के करीब आज दोपहर 3 बजे के करीब मुंबई गोरखपुर गोल्डन एक्सप्रेस के SLR लगेज कोच में जबरदस्त आग भड़क उठी। आग लगते ही ट्रेन को रोक दिया गया और मुसाफिर नीचे उतर गए। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक इस हादसे में 2 बोगियों को नुकसान पहुंचा। रेलवे हुक्काम के मुताबिक आग की शिद्दत के बावजूद मुसाफिर को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा। तमाम मुसाफिर महफूज हैं। बादशाह इन कोचेस को ट्रेन से अलग कर दिया गया और ट्रेन वहां से गोरखपुर के लिए रवाना हो गई। अपोजिशन जमातों के वफ्द ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। तहकीकाती इदारों की कार्रवाई का मामला उठाया। जुमे को अपोजिशन जमातों के वफ्द ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। वफ्द ने मुल्क में मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों के काम के हवाले से कमीशन के सामने अपने ख्यालात पेश किए। वफ्द में कांग्रेस, बाएं बाजू, तृणमूल, आम आदमी पार्टी, DMK और दीगर जमातों के नुमाइंदे शामिल थे। कांग्रेस लीडर अभिषेक मनु संघवी ने, जो वफ्द का हिस्सा थे, उन्होंने कहा कि इंतखाबात के लिए एकसा मैदान की ज़रूरत है। ऐसे वक्त में एजेंसियों का गलत इस्तेमाल होता है। यह आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात और बिलाखिर जमहूरियत को मुतासिर करता है। वफ्द ने इस मामले में इलेक्शन कमीशन से मदाखलत की दरख्वास्त की है। वफ्द ने मुतालबा किया है कि कमीशन या इसके तहत तश्कील दी गई कमेटी मजीद छापों, तहकीकात और गिरफ्तारियों से पहले तहकीकात करके मंजूरी दे। तहकीकात शुरू की जाए और इन तमाम अफराद और अफसरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए जिन्होंने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन लीडरों को हिरासा किया। मक्का में मुस्लिम वर्ल्ड लीग की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुस्लिम वर्ल्ड लीग की जानिब से मक्का मुअज़्ज़मा में एक इज्तिमा हुआ। इसकी क़यादत मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल और मुस्लिम स्कॉलर्स की तंजीम के चेयरमैन मोहतरम शेख डॉक्टर मोहम्मद अली ईसा ने की। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भाईचारे को मजबूत करने की तलखीन की और बुराइयों से बचने की ताकीद की और मुत्तहिद होने की दावत दी। कॉन्फ्रेंस का मकसद इस्लामी मकातिब फ़िक्र और फ़िरक़ों के दरमियान पुल की तामीर का काम करना था। वाज़ेह हो कि सऊदी अरब के शहर मक्का में पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुत्तहिद करने के लिए एक बड़ा इक़दाम उठाया गया है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने मक्का मुकर्रमा में बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के कई मुस्लिम ममालिक के मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। इस इजलास का मकसद इस्लामी नज़रियात के मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र और फ़िरक़ों के बाहमी इख्तलाफात को मिटाकर तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद करना है। यानी इस कॉन्फ्रेंस का मकसद दुनिया भर के मुसलमानों को मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र मसलन शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी वगैरह के इख्तलाफात को मिटाकर मुत्तहिद करना है। इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम शाह सलमान ने किया था। मुस्लिम दुनिया को मुत्तहिद करने की यह पहल 2019 में मक्का एलामिया चार्टर के नाम से की गई। इस चार्टर का मकसद मुसलमानों के साथ अपने इख्तलाफात को एक तरफ रखना और मुश्तरका मकासद हासिल करना है। हम आपको बताते हैं कि ये चार्टर मुसलमानों में तनव्वुर को कबूल करता है, लेकिन इस्लाम के बुनियादी उसूलों और कवानीन पर अमल करने की ज़रूरत पर जोर देता है। इस इजलास में दुनिया भर से मुफ्तियान इकराम ने शिरकत की। सबने अपने इख्तलाफात को एक तरफ रखते हुए उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद करने की बात की। कॉन्फ्रेंस में इस बात पर भी जोर दिया गया कि इस चार्टर के जरिए इस्लामी मकातिब फ़िक्र और फ़िरक़ों के दरमियान तनव्वुर को समझा जाए और इसे बाहमी इख्तलाफात के हथियार के तौर पर इस्तेमाल न होने दिया जाए। इसके अलावा इस्लामी इत्तेहाद के फ़रोग़ में तालीम और मीडिया की अहमियत पर भी जोर दिया गया। कॉन्फ्रेंस में जारी होने वाले चार्टर में नई नस्ल को इस्लामी बरादरी के तारीख़ी वाक़यात से सीखते हुए गैर ज़रूरी बहस और मुबाहिसे से गुरेज करने की हिदायत की गई। इसके अलावा चार्टर में कहा गया है कि इस्लामी फ़िरक़ों के दरमियान बाहमी मुकालमा पैदा किया जाए और तसादुम पैदा करने वाले अल्फाज और नारों से होशियार रहना चाहिए। ये इस बात पर भी जोर देता है कि मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद और ताकत को बढ़ाने के लिए मुतनव्वो इस्लामी बरादरियों के दरमियान ताउन ज़रूरी है। इस कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब के वज़ीरों ने शिरकत की और इमाम हरम भी मौजूद थे।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।